हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने विजय धनु सीरीज का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों कौन से थे? हमारे आईडीटी के पोर्शन था। आज हम अपना डीटी का इनकम टैक्स का पोर्शन कंप्लीट करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। एंड देन सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा आज? एग्रीकल्चर इनकम। हम कितने मार्क्स का कवर करने वाले हैं आज? रेजिडेंशियल स्टेटस से हमारे 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड एग्रीकल्चर इनकम से 2 to 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो मतलब अप्रॉक्स हम आज 10 मार्क्स का कवर करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये नोट्स एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको ₹2 की पेमेंट करनी होगी, हमारे विजय धनुष सीरीज को अप्लाई करना होगा एंड देन आप सभी टीचर्स के नोट को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। Section 4 of Income Tax Act, which is charging section, provides that income tax shall be charged on every person at the rate prescribed for the year by the Annual Finance Act। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेक्शन 4 है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है। वो क्या बताता है कि हर इंसान पे, इंडिया का हर सिटीजन पे क्या लगना चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट। और जो हमारा प्रिस्क्राइब रेट होता है वो हमारा फाइनेंस एक्ट बताता है। जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट फैक्ट को आता है, वो हमें बताता है कि हमारे क्या रेट्स होंगे, हमारे इनकम टैक्स के क्या परसेंटेज रहेगा जिससे हमारी इनकम टैक्सेबल होगी। द चार्ज ऑफ टैक्स शैल बी मेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी कंप्यूटेड बाय वेरियस प्रोविजन ऑफ टैक्स। मतलब जो रेट्स आएंगे वो हमारी टोटल इनकम पे लगेंगे। जो हम अपने सारे जितने भी ऐड होंगे, सारे इनकम ऐड करने के बाद जो हमारी टोटल इनकम आएगी उस पे क्या होगा? हम अपना इनकम टैक्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है? Section 5 of this Act, however, provides the meaning and scope of total income in terms of residential status of it। मतलब जो सेक्शन 5 है वो हमें बताता है कि हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, किसको हम क्या कहेंगे, किस इंसान को हम कहेंगे वो इंडिया का रेजिडेंट है एंड कौन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन। कौन हमारा पर्सन रहेगा एज पर इनकम टैक्स? हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमारा पर्सन कौन रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल कौन हो गया? हम सब। एचयूएफ क्या होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड अदर्स। हमारे पर्सन की दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड सेकंड अदर्स। इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या होगा? या तो वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। सिमिलरली जो अदर्स होंगे वो भी या तो रेजिडेंट इन इंडिया होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। अब रेजिडेंट में भी क्या होगा? या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब वो अक्सर इंडिया में ही रहते हैं, वो इंडिया के ही बंदे हैं, वो इंडिया में ही कमाते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, उनकी फैमिली भी इंडिया में ही है एंड जो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में ही है। एंड सेकंड क्या हुआ? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया, मतलब जो इंडिया में बार बार आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होगा? वो इंडिया में नहीं रहता है बट इंडिया से अभी भी इनकम कमाते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या कंडीशंस हैं वो हम आगे देखते हैं। अदर क्या रहेगा? अदर में कौन आ सकता है? हो सकता है कंपनी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कोई और फर्म हो, या फिर एओपी, बीओआई, या फिर एचयूएफ तो हमारी यहीं पे आ गई है। तो और फर्म्स भी अगर हो सकती हैं, वो सारी हमारी अदर्स में आएँगी। उनको क्या डिवाइड किया? या तो वो रेज़िडेंट होंगी या वो नॉन रेज़िडेंट। यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी का कोई केस ही नहीं है। या तो वो रेज़िडेंट होंगी या नॉन रेज़िडेंट होगी। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल कौन होगा? हमने अभी देखा ना, हमारी 2 कैटेगरीज़ है, एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स। इंडिविजुअल कौन होगा? वो हमें बता रहे हैं 6(1). An individual is said to be resident in India if he satisfy any one of the following condition. He is in India in the previous year for a period of 182 days or more. या फिर he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and for 365 or more days during the previous 4 years preceding the relevant previous year। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी हमें इंडियन सिटीजन को, कोई भी इंडिविजुअल को मेरे को कहना है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो मेरे को 2 कंडीशंस देखनी होगी। पहली बात कि या तो वो पिछले साल, जिस साल
कि हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल या तो वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहे, क्या होगा वो 182 दिन से ज्यादा, या तो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे उस पर्टिकुलर ईयर की जिस ईयर का हम इनकम निकाल रहे हैं, या फिर ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, जिस ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं उस ईयर में 60 डेज और मोर, प्लस यहाँ पे क्या है एंड है, एंड का मतलब क्या हो प्लस, इन दोनों कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है। बट इन दो कंडीशंस में से दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। फर्स्ट क्या है, या तो 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब क्या हम इस 365 डेज में ये 60 डेज इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। तो मतलब अगर हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रेजिडेंट है। बट अगर क्या हुआ मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या वो रेजिडेंट होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे और लिखा है अगर कोई 182 डेज तक रह लिया है तो मतलब वो हमारा रेजिडेंट हो गया। यहाँ पे वो 182 डेज नहीं था, वो क्या था 60 डेज था, बट पिछले साल 4 साल में वो 365 डेज भी था। तो मतलब हमारी दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेजिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा जनरल पॉइंट्स। अब ये क्या लिखा है डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर, मतलब जब भी मैं हर साल की जब मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करूंगा तो मैं हर साल देखूंगा कि जिस ईयर की मैं इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ उस ईयर में क्या जिसकी इनकम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो क्या रेजिडेंट है या नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इस साल अगर कैलकुलेट कर रही कि वो रेजिडेंट है तो अगले 10 साल तक वो रेजिडेंट रहेगा या वो अगले साल भी रेजिडेंट हो। ये कंडीशन जरूरी नहीं है। मेरे को क्या करना होगा, हर साल मेरे को देखना होगा कि क्या वो अब भी रेजिडेंट है या फिर अब वो नॉन रेजिडेंट हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है सिंगल स्टेटस फॉर ई सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि मेरा जो स्टेटस रहेगा मेरा हर इनकम के लिए एक ही स्टेटस रहेगा। ऐसे नहीं होगा मैं सैलरी के नॉन रेजिडेंट हूँ, बिजनेस के लिए रेजिडेंट हो गया, कैपिटल गेन के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया। ऐसे नहीं होगा, अगर मेरी इनकम में 4 हेड्स हैं तो चारों के लिए मेरा एक ही स्टेटस होगा, या तो मैं चारों के लिए नॉन रेजिडेंट रहूंगा या फिर चारों के लिए मैं क्या रहूंगा रेजिडेंट रहूंगा। इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, अब इसका मतलब क्या है, सिटीजन कौन होता है जिस कंट्री में वो बर्थ रहता है। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ मिलती है। हाँ बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है सिटीजनशिप हम परचेज भी कर सकते हैं, बट मेनली इंडिया में क्या होता है हमें सिटीजनशिप हमेशा बाय बर्थ मिलती है। तो मतलब जो सिटीजनशिप है इसका भी हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस में बहुत फर्क पड़ता है। अब ये कहाँ यूज होती है हम आगे प्रोविजंस में देखेंगे, बट हमारे सिटीजनशिप भी हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस को इफेक्ट करती है। एंड फोर्थ कंट्री स्पेसिफिक, मतलब हर कंट्री के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। हो सकता है इंडिया का हमने क्या पढ़ा 182 डेज और मोर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई होगी, इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो क्या हुआ वो इंडिया का रेजिडेंट हुआ। बट हो सकता है बाहर यूएसए में जाके वहां का कुछ और कह सकते हैं हम लॉ हो, वहां पे कुछ और क्राइटेरिया फुलफिल करने हो ताकि हम वहां के रेजिडेंट बन सके। मतलब हम एक टाइम पे दो जगह के रेजिडेंट हो सकते हैं बट एक टाइम पे सिटीजन नहीं हो सकते। नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट क्या है एक्सेप्शन टू अबव रूल, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो हम रूल पढ़ रहे थे वो क्या था 182 डेज और मोर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, द फॉलोइंग केसेस कंडीशन 2 ऑफ सेक्शन 1 दैट इज सेक्शन 1C इज इररिलेवेंट। अब ये 6(1)(c) क्या था, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी जिसमें क्या था कि हम या तो 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर, उस कंडीशन की ये क्या है एक्सेप्शन। फर्स्ट एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मतलब जब हो सकता है कि आप जब आगे सीएम में बनोगे तो आपको एक इंटरनेशनल ऑफर मिले, आपको क्या हुआ आपको यूएसए की कंपनी से ऑफर मिला कि आपने बहुत अच्छी जगह से अपनी ट्रेनिंग की है, तो हम क्या कर रहे हैं यूएसए की कंपनी, यूएसए की कंपनी आपको एक ऑफर लेटर दे रही है कि आप क्या करो यूएसए में आके वर्क करो एंड यूएसए में ही रहो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो।
तो इसलिए आपको ये कंडीशंस जो हमारी 60 डेज एंड 365 डेज वाली है, वो कंडीशंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ? इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year as a member of crew of Indian ship। क्या हुआ? मैं क्या करता था? शिप पे काम करता था। अब शिप की जो साइकिल थी इंडिया से माल ले जाने की, फिर दूसरी कंट्री से दोबारा इंडिया में आने की, वो क्या थी? हो सकता है 4-5 महीने की हो। आपको पता है ना कि जो ये शिप की जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो 4-5 दिन की होती है या 8-10 दिन या 1 महीने की होती है। वो मंथ्स लगा देती है, 3-3 4-4 महीने लगा देती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप कोई इंडियन सिटीजन हो जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, आप इंडियन शिप पे एज अ क्रू मेंबर, कोई वैसे नहीं कि आप ट्रेवलिंग के जा रहे हो, आप एज अ क्रू मेंबर जा रहे हो, तो इसमें आपको क्या होगा? सेकंड कंडीशंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमारा जो क्रू मेंबरशिप है, जो हमारे शिप का क्रू मेंबर था, उसने 4 अप्रैल को लीव किया एंड 31 मई को इंडिया में आए। तो क्या ये दोनों दिन, क्या 4 अप्रैल 31 मई हमारे इंडिया में काउंट होगा या फिर हम इसे एज्यूम करेंगे कि वो इंडिया से बाहर था? तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज कंसिडर्ड इंडिया। ये 4 अप्रैल भी एंड 31 में दोनों इंडिया के ही माने जाएंगे कि आप इन दोनों दिन इंडिया में ही थे। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अगर मेरे मम्मी पापा इंडिया के हैं, अगर मेरे मम्मी पापा इंडिया के सिटीजन है, मतलब कि अगर मेरे पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, मैंने अभी आई थिंक आपको इंडिया कह दिया था, अगर वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब हमारा डिवीजन नहीं होता, अगर मेरे पेरेंट्स जो मेरे एंसेस्टर्स हैं वो जब के इंडिया के सिटीजन हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मैं एक पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हूँ। कम्स on a visit to India during the previous year modifies contract 2 of section 61 is applicable। मतलब फर्स्ट क्या लिखा है? हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड प्रीवियस ईयर। मतलब अगर मेरी इंडिया की इनकम 15 लाख से ऊपर होती है तो क्या रहेगा? ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 120 days और मोर बट लेस देन 120 days during the previous year and for 365 days or more in last 4 previous year immediately the preceding financial year। अब क्या होगा? अगर मेरी इनकम अगर मेरी इनकम 15 लाख से ऊपर है, कौन-सी वाली? जो मेरे इंडिया की इनकम है, जो बाहर से कमाई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये 15 लाख है, ये कौन-सी इनकम है? मेरी इंडिया की इनकम। अगर मेरी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है एंड मैं पिछले साल 120 डेज़ से ज़्यादा रहा हूँ या फिर 365 डेज़ और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर, तो क्या होगा? मैं रेज़िडेंट बन जाऊँगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि 182 डेज़ और मोर या फिर 365 डेज़ और मोर एंड 4 365 डेज़ और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अभी हम देख रहे थे कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसमें 182 डेज़ थे। बट अगर मेरी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 120 डेज़ देखा जाएगा। अगर 182 डेज़ से ज़्यादा हो गया तो मैं रेज़िडेंट हो ही गया। बट अगर मेरी 15 लाख से ऊपर है तो ये स्पेशल केस है। नेक्स्ट क्या है? His total income other than Indian from foreign income from foreign sources does not exceed 15 लाख। यहाँ पे क्या था? मेरी 15 लाख से इनकम बढ़ रही थी। बट यहाँ पे क्या है? मेरी इंडियन की जो इनकम है, इंडियन इनकम जो इंडिया में रह के कमा रहा हूँ, वो 15 लाख से कम है। तो उसके लिए क्या है? He is in resident for a period of 182 days or more। मतलब और यहाँ पे क्या होगा? 616 is not applicable। अगर मैं 100 देखो, अगर मेरी 15 लाख से नीचे हुई, तो मेरे को फर्स्ट एक कंडीशन देखनी है कि मेरे को 182 डेज़ वाली एप्लीकेबल होगी। बट अगर मेरी 15 लाख से ऊपर है, तो मेरे को जो 182 डेज़ है, वही 120 डेज़ हो जाता है एंड जो मेरी 365 डेज़ वाली कंडीशन है, वो हमेशा सेम रहेगी। समझे? जो मेरी 60 वाली थी ना कि 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज़, वहाँ पे वो 60 कट के जस्ट 120 डेज़ आ गया। फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे ही नहीं। बट अगर मेरी 15 लाख से नीचे है
तो मेरे को खाली फर्स्ट कंडीशन देखनी है, मेरे को सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है। एंड फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा 182 डेज। अब क्या है, एन इंडिविजुअल shall be deemed to be resident in India if the following conditions are satisfied. First, he is a citizen of India. Citizen क्या है, वो इंडिया में बर्थ लिए हो। Second, his total income other than income from foreign sources exceed 15 lakh. He is not satisfying any of the basic condition given in 6.1, that is 182 days or 60 days plus 365 days। मतलब क्या हुआ कि वो इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर क्या हुआ इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर ली तो वो वैसे ही रेजिडेंट हो जाएगा। वो तो 6.1 एक ही कंडीशन को फुलफिल कर लेगा ना, तो मतलब इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना होना चाहिए। ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री और territory by reason of his domicile or resident or any other criteria of similar nature। मतलब अगर कोई भी इंसान हुआ जो इंडिया के अलावा जो कहीं भी दुनिया में कहीं भी टैक्स पे नहीं कर रहा है, प्लस वो इंडिया का सिटीजन है, प्लस हिज टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख, प्लस लास्ट कंडीशन कि वो कोई भी कंडीशन 6.1 या 6.1 सी की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। बट अगर नहीं सेटिस्फाई की तो क्या होगा, वो हमारा रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो हमारा इस पैराग्राफ पढ़ने का मोटिव क्या था, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी इनकम कहीं भी इंडिया से बाहर टैक्सेबल नहीं हो रही है तो मेरी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट मेरे को ये कंडीशंस क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, in case of individual being a citizen of India or a member of crew of ship, the period of stay in India shall in respect of eligible voice not to be included in following period. The period beginning on the date of entry into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage. And next क्या है, the period ending on the date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of eligible voyage। मतलब क्या हुआ कि ये जो पीरियड होगा वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिजिबल वोकेज क्या होता है, it shall means a voyage undertaken by a ship engaged in the carrier of passengers या फिर freight in international tariff where for the voyage having originated from any port in India has as its destination outside India या फिर for the voyage having its originated from any port outside India has its destination any port of India। मतलब कोई भी अगर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और बाहर जाके कहीं पे आउटसाइड इंडिया से बाहर किसी कंट्री में क्या हो रहा है उसकी डेस्टिनेशन है, या फिर किसी बाहर की कंट्री से स्टार्ट हुआ है और इंडिया उसकी डेस्टिनेशन है, तो क्या होगा वो एलिजिबल वो की होगा। पॉइंट्स टू बी कैप्ट क्या है, stay at the same place in India is not necessary, continuous stay in India is not necessary। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में खाली एक ही जगह रुके, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो लगातार रुके। हो सकता है वो इंडिया से बाहर भी जा रहा है, फिर थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आ गया, फिर इंडिया से बाहर चला गया, तो ऐसे हो सकता है। अ पर्सन shall be deemed to be resident in India if he is on the territorial water of India। For instance, if an individual stay on ship which is in territory water of India, then it shall be treated at his presence in India। मतलब क्या हुआ कि जो शिप थी जब तक वो इंडिया की टेरिटरीज में रहेगी, जब इंडिया के वाटर की टेरिटरीज में रहेगी, जब तक वो ये माना जाएगा कि वो जो पर्सन है वो इंडिया में ही रहा है। जैसे ही वो इंडिया से लीव करेगी, जैसे वो इंडिया से लीव करेगी तो हम जब एज्यूम करेंगे कि उसने इंडिया को छोड़ दिया, वो इंडिया की बाउंड्रीज से जा चुका है, जब हम कहेंगे कि वो क्या है इंडिया को लीव कर चुका है, वो पीरियड हमारा इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल कंडीशंस टू टेस्ट whether resident individual is ordinary resident or not। If a resident individual satisfy the following two conditions, additional conditions, he will be treated as resident and ordinary resident। मतलब क्या हुआ, हमने फर्स्ट कंडीशन जो 161 देख रहे थे वहां पे क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी 182 डेज और मोर, सेकंड क्या थी 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर।
वहां पे ये जो कंडीशन टेस्ट कर रहे थे उससे क्या पता लग रहा था कि मेरा जो पर्सन है वो इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट है या नहीं। अब जो हम कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं उससे मेरे को ये पता लगेगा कि जो मेरा इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट तो है, बट क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 61 at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year, मतलब पिछला साल छोड़ के उससे पिछला साल कौन सा है जिस ईयर की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो ईयर छोड़ के पिछले 10 साल में अगर वो 2 साल भी हमारे इंडिया का रेजिडेंट था तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो क्या हुआ 2 साल की जगह 1 साल ही अगर रेजिडेंट था तो क्या होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। सेकंड क्या है, he has been resident in India for a period of 730 days or more in 7 previous year immediately the preceding previous year। पिछला साल छोड़ के उससे पहले अगर वो 730 डेज और मोर 7 ईयर में रह रहा है, 7 इयर्स में 730 डेज और मोर अगर वो इंडिया में रह रहा है तो क्या होगा, हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, नहीं तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमारे इन दोनों में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, मतलब एटलीस्ट 2 इयर्स तो वो रेजिडेंट होना चाहिए और एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स वो इंडिया में रिसाइड करना चाहिए या फिर इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि हमारा एक्सेप्शन टू हो। अभी हमने देखा है कि अगर हमने फर्स्ट कंडीशन तो देख ली है कि वो रेजिडेंट हो चुका है, अब क्या देखा है हमने, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब क्या देख रहे हैं कि इस जो हमने ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी वाली कंडीशन देखी है उसकी एक्सेप्शंस क्या है। एन इंडिविजुअल shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if he satisfies the following conditions. He is a citizen in India. His total income other than foreign sources exceed 15 lakh. He is not liable to tax in any country or territory by reason of domicile and he is deemed to be resident in India. मतलब वो रेजिडेंट तो होगा बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा अगर वो इंडिया का सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, थर्ड वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है एंड वो 61A में क्या है, हमारा डीम रेजिडेंट है। तो क्या होगा, वो हम खाली कहेंगे वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, RNOR है। An individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if the following conditions are satisfied. He is an Indian citizen or a person of Indian origin. He comes to visit India during the previous year. His total income other than foreign sources exceed 15 lakh and he is in India for a period of 120 days or more but less than 182 days during the previous year for and for 365 days or more in last 4 previous year। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सेकंड वो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में विजिट करना है, थर्ड उसकी इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, प्लस फोर्थ ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर। हमारी सेकंड कंडीशन काम कर रही है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, 182 डेज वाली एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या है 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज एंड 365 days or more but 365 days or more in last 4 previous year। हमारे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या था कि वो सिटीजन है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे क्या था कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। हो सकता है वो जहाँ पे रह रहा है वहां पे भी टैक्स पे कर रहा हो, बट यहाँ पे क्या था कि अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन थी। नेक्स्ट टॉपिक देखें एक बार। अब क्या हुआ, हमने इंडिविजुअल के सारे कंडीशन सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, एचयूएफ। HUF can either be a resident or a non-resident in India. Again, a resident HUF can further be classified as ordinary resident and non-ordinary resident। हमने क्या किया था, दो जगह डिवाइड किया था पर्सन को, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल HUF, सेकंड अदर्स। इंडिविजुअल HUF में क्या था, या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। ऐसे ही हम क्या किया था, वहां पे या रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे भी
इंडिविजुअल एचयूएफ में रेजिडेंट को क्या कहा था, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिडेंट एचयूएफ कौन सी होगी, अगर व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of its affair of HUF is wholly or partially situated in India during the relevant previous year, then it is treated as resident in India. Non-resident क्या होगा? HUF is non-resident in India if the control and management of its affairs is wholly situated outside India. मतलब उसके कंट्रोल, जो पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके क्या कर रहा है, सारे मैनेजमेंट अफेयर्स में अपना पार्ट ले रहा है, अगर वो इंडिया में रहता है और वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो क्या होगी, ये एचयूएफ भी क्या होगी, हमारी रेजिडेंट होगी। बट एचयूएफ नॉन रेजिडेंट कब होगी, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर, सेकंड एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, mere right to control and manage is not enough, central control and management and not carrying out the day to day operation। मतलब क्या हुआ कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल कंट्रोल है मेरे पास एचयूएफ, अगर मैं इंडिया से बाहर रह रहा हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो मेरी एचयूएफ भी नॉन रेजिडेंट होगी। बट अगर मैं इंडिया में रह के काम कर रहा हूँ, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, तो क्या होगा, मेरी एचयूएफ भी क्या होगी, रेजिडेंट होगी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, इफ द कट्टा और मैनेजर ऑफ रेजिडेंट एचयूएफ सेटिस्फाई both additional conditions of 6.6, then HUF is said to be ordinary resident. If Katta or management of resident HUF do not satisfy both additional condition of 6.6, then HUF is non-resident। एक बार देखें 6.6 क्या था, अभी हमने पढ़ा था 6.6 क्या था, ये एडिशनल कंडीशंस थी, कि मतलब 2 साल, पिछले 10 साल में या तो 2 साल, एटलीस्ट 2 इयर्स मैं क्या हूँ, रेजिडेंट हूँ, एंड पिछले 10 साल, पिछले 7 साल में एटलीस्ट 730 डेज मैं क्या रह रहा हूँ, मैं इंडिया में रह रहा हूँ। अगर मैंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की तो क्या होगा, मेरा कट्टा रेजिडेंट हो जाएगा और मेरी जो होगी एचयूएफ वो भी क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है, कंपनी या तो होगी हमारी रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, a non-Indian company is said to be resident in India if its effective management in that year is in India। मतलब क्या हुआ, अगर उसको मैनेज करने वाले जो इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, अगर वो इंडिया में रहते हैं, तो क्या होगी, वो रेजिडेंट मानी जाएगी। एक बार देखें यहाँ पे क्या लिखा है, place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity are wholly are in substance में। मतलब वो प्लेस जहाँ पे सारे की मैनेजमेंट या फिर की डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर वो इंडिया में है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी नॉन इंडियन कंपनी भी क्या है, हमारी रेजिडेंट है। बट अगर क्या हुआ, हमारे जो हमारे की मैनेजमेंट है, जो हमारे की डिसीजंस हैं, वो इंडिया से बाहर से लिए जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्म एओपी या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अ फर्म or an AOP or BOI is said to be resident in India if controls and management of its affairs are wholly or partially situated in India during the relevant period year। मतलब क्या हुआ कि या तो मेरा फर्म कब रेजिडेंट होगी, इस अगर उसके भी कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट, हमने कंपनी में क्या देखा था, वहां पे भी क्या था, अगर मेरा की मैनेजमेंट पर्सन यहाँ पे क्या था, रेजिडेंट, इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या था, अगर इंडिया में आ रहे हैं तो क्या होगी, हमारी रेजिडेंट होगी। यहाँ पे क्या है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज ऑफ इट्स अफेयर आर होली ऑफ पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट जो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के है, अगर वो इंडिया में है तो वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, देन इट इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। समझ में आया, एचयूएफ में क्या हुआ, सॉरी एओपी में क्या हुआ, अगर मेरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट हो जाएगी, बट अगर वो इंडिया से बाहर हो गए तो मेरी क्या हो जाएगी, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन क्या होगा, या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। एनी अदर एसएससी विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट of its affair is situated wholly or partially in India।
जैसे मैंने ऊपर देखा था, वहाँ एओपी में क्या था, अगर मेरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, तो क्या हो गया? मेरा रेज़िडेंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर मेरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से ली गई है, तो क्या होगा? वो रेज़िडेंट हो जाएगा। बट अगर मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही इंडिया से बाहर से हो रहा है, तो क्या होगी? वो मेरी नॉन रेज़िडेंट होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब हमने ये तो देख लिया कि कब वो रेज़िडेंट होगी, कब वो नॉन रेज़िडेंट होगी। हमने ये देख लिया कि रेज़िडेंट एंड ऑर्डिनरी रेज़िडेंट कब होगी, रेज़िडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेज़िडेंट कब होगी एंड नॉन रेज़िडेंट कब होगा। बट ये हम देख क्यों रहे हैं? अब हम ये देखने वाले हैं। ऐसा क्यों देख रहे हैं कि कब क्या वो रेज़िडेंट है, क्या वो नॉन ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है या फिर वो नॉन रेज़िडेंट है? इसका देखने का क्या रीज़न है? फर्स्ट, हम अभी इनकम देखेंगे कि इन इनकम के लिए वो कहाँ-कहाँ पे टैक्सेबल हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम एक्रूड और टीम टू एक्रूड और रिसीव्ड और टीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब कोई ऐसी इनकम या तो वो इंडिया में एक्रू हुई है या फिर एक्रू होने वाली है या फिर मेरे को मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है, तो क्या होगा? वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मैं इसको क्या करूंगा? इसको मैं लिखता हूँ आर एंड ओ आर। यहाँ पे क्या लिखूंगा? आर बट एन ओ आर, एंड इसके लिए क्या होता है? एन आर। आर प्लस ओ आर की क्या हुआ? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर एन ओ आर क्या हुआ? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड थर्ड क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट। तो मतलब अगर मेरी कोई भी इनकम इंडिया में एक्रू अराइज हो रही है या फिर रिसीव या डीम टू रिसीव हो रही है, तो वो मेरी क्या होगी? तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। बाहर एक्रू हो रही है बट इंडिया में रिसीव हो रही है या डीम टू रिसीव हो रही है, तो क्या होगा? उसमें भी तीनों में ये टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड क्या है? इनकम एक्रूड और डीम टू एक्रूड इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में एक्रू हुई है बट रिसीव इंडिया से बाहर हुई है, तो क्या होगा? वो टैक्सेबल तीनों हेड्स में हो जाएगा। मतलब मेरे को पहले के तीन देख के क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। पहला, एक्रू एंड अराइज इन इंडिया है। सेकंड, रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया है। तो क्या हुआ? मेरी सारे जगह टैक्सेबल हो जाएगी। सेकंड क्या हुआ? एक्रू बाहर हुई है बट रिसीव इंडिया में हुई है, तो भी क्या होगा? हर जगह टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड क्या हुआ? क्या हुआ कि अक्रू इंडिया में हुई है बट रिसीव बाहर में हुई है, तो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर मेरा इंडिया वर्ड आ गया, तो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो हमारा कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। नेक्स्ट क्या हुआ? इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन एंड प्रोफेशनल सेट इन इंडिया। मतलब कोई ऐसा बिजनेस क्या हुआ जो इंडिया में सेटअप हुआ है बट उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है? वो इंडिया के बाहर से आ रही है। तो क्या होगा? अगर मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, तो वो टैक्सेबल होगा। अगर मैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, तो वो क्या होगा? फिर भी टैक्सेबल होगा। बट अगर मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, तो वो क्या होगा? यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंडिया। इंडिया में सेटअप किया है बट उसको एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? इंडिया से बाहर से काम कर रहे हैं। जो इनकम है वो भी इंडिया से बाहर आ रही है, तो क्या होगा? नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनली सेटअप आउटसाइड इंडिया। पहले क्या था? हमारा सेटअप इंडिया में हो रहा था, तो क्या हो रहा था? वो नॉन रेजिडेंट के लिए खाली नॉन टैक्सेबल था, बाकी सबके लिए टैक्सेबल था। बट अब क्या हुआ? इंडिया बाहर ही एक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है और जो फर्म है वो भी बाहर ही है, तो क्या होगा? खाली हमारा जो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए क्या होगा? वो टैक्सेबल होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्या है? इनकम accrued and received outside India in previous year. It makes no difference if the same is later limited to India. मतलब क्या हुआ? मेरे को एक्रू एराइज बाहर ही हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, बट क्या हुआ? करंट ईयर में मैंने उसे इंडिया में मंगा लिया। तो क्या हुआ? यहाँ तो टैक्सेबल हो जाएगी, बट दोनों में फिर से नॉन टैक्सेबल रहेगी। यहाँ पे क्या है? नॉन टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्या है? Indian income accrued and received outside India in any preceding year and later remitted in current year. मतलब क्या हुआ? कोई इनकम जो क्या हुआ? इंडिया से बाहर एक्रू अराइज हुई, वहीं पे टैक्सेबल हुई, बट क्या हुआ? मैंने अगले 4-5 साल में उसको इंडिया में रेमिट कर दिया, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? तो यहाँ पे कहती है गवर्नमेंट टिकट नहीं,
वो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों को सेम सेम से नहीं लग रहे हैं क्या? कि एक्रू अराइज बाहर हुई है बट इंडिया में रिसीव हो रही है। हमने फर्स्ट में क्या कहा कि रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी, सेकंड में क्या कहा वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, एक कीवर्ड है, क्या है यहाँ पे? इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्या है? इन एनी प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या लिखा है कि जिस ईयर की मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर उसी इनकम उस ईयर की इनकम है तो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगी। बट अगर उससे पहले की कोई इनकम है तो क्या होगी? नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है ना? तो मतलब मेरे को पता लगा कि अगर मैं रेज़िडेंट एंड ऑर्डिनरी रेज़िडेंट हूँ, तो मेरी सारी इनकम मतलब दुनिया में का अगर मैं किसी भी कोने से इनकम कमा रहा हूँ, तो क्या होगी? मेरी टैक्सेबल होगी। बट अगर मैं रेज़िडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेज़िडेंट हूँ, तो क्या इनकम है मेरी टैक्सेबल होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर इनकम इंडिया में एक्रू अराइज़ हुई है, रिसीव्ड इंडिया में हुई है, तो टैक्सेबल होगी। एक्रू अराइज़ इंडिया से बाहर हुई है बट रिसीव इंडिया में हुई है, या फिर एक्रूअराइज़ इंडिया में हुई है, रिसीव बाहर हुई है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। लास्ट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिज़नेस सेटअप इन इंडिया, मतलब बिज़नेस इंडिया में सेट हुआ है बट एक्रूअराइज़ क्या हो रही है? बाहर हो रही है। तो मेरे 4 कंडीशंस में मेरी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। इन केस ऑफ आर एंड एनआर, एनआर में क्या होगा? खाली जो स्टार्टिंग के 3 इनकम है, खाली यही टैक्सेबल होगी। इनके अलावा कोई भी इनकम हो, चाहे कैसी भी इनकम हो, नॉन रेज़िडेंट के लिए कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। द फॉलोइंग इनकम shall deemed to receive in India and taxable in the hands of all SSC irrespective of their residential status। अगर ये इनकम हुई तो क्या होगा? हम मान लेंगे इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। First, the annual accretion in the previous year to the balance at credit of employees participation in RPF to the extent provided in Rule 6। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी बैलेंस मैंने क्या हुआ? मेरे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर मैंने आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया है और उससे मेरे को इनकम आ रही है, तो वो क्या होगा? डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% से, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया? आरपीएफ में 12% से ज्यादा मेरी सैलरी का वहां पे कंट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा? वो मेरे डीम टू रिसीव नहीं इंडिया मान देगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन अबव बैलेंस बाय रेट एक्सीडिंग 9.5%, अगर इस पे मेरा जो इंटरेस्ट मिला है वो 9.5% से ज्यादा है, तो क्या मान लिया जाएगा? वो डीम टू रिसीव अक्रूअराइज इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है? द ट्रांसफर बैलेंस इन आरपीएफ टू द एक्सटेंड लायबल टू इनकम टैक्स, मतलब क्या हुआ? जो मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर वो इंडिया में इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, तो मैं ये मान लिया जाएगा कि वो जो इनकम होगी वो भी मेरे इंडिया में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट क्या है? द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन, मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एम्प्लॉयर था उसने क्या किया? कुछ कंट्रीब्यूट किया एज अ पेंशन। मेरे बिहाफ में मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया जो मेरे को एक पेंशन स्कीम के अंडर रिसीव हो जाएगा, तो क्या होगी? मेरा डीम टू एक्रू राइट इन इंडिया बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई भी स्कीम शेड्यूल अंडर 80 CCD है, तो वो भी क्या होगा? मेरे डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ, अगर किसी भी इनकम में टीडीएस कट गया तो वो क्या होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगी। एंड लास्ट, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, क्या हुआ? अगर कोई भी ऐसी इनकम जो मैंने डिस्क्लोज नहीं की थी इंडिया में, अगर वो मेरे सामने आती है, तो ये मान लिया जाएगा कि मेरी जो इनकम थी वो डीम्ड टू एक्रूअराइज इंडिया हुई है। हो सकता है मैं इन सब केस में नॉन रेजिडेंट भी हूँ, बट ये मान लिया जाएगा क्या होगा? कि मेरी जो इनकम है वो इंडिया में रिसीव हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी इनकम होगी जिसको हम मान लेंगे कि वो इंडियन की इनकम है, चाहे वो आपने इंडिया से बाहर भी कमाई हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, मतलब अगर मेरा कोई भी कनेक्शन इंडिया में हुआ तो क्या होगा? मेरी इनकम क्या मानी जाएगी? मेरी वो इंडियन इनकम है। हो सकता है क्या हुआ कि अगर मैंने कोई बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया और वहां से इनकम आ रही है, तो वो मेरी इंडियन इनकम मानी जाएगी। या फिर अगर मेरी कोई भी घर मेरा इंडिया में सिचुएटेड है, मैं एक्चुअल में कहूँ इंडिया से बाहर सिचुएटेड हूँ, बट मेरा घर जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है और वहां से मेरे को रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या होगा?
ये मान लिया जाएगा कि मेरी जो इनकम है वो इंडियन इनकम है। या फिर मैंने क्या किया, मेरा जो घर था इंडिया में, क्रिस गेल ने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज की, अब उसको पहले रेंट पे दीजिए, पहले पहले 1 साल में, तो जो वो रेंट आएगा वो क्रिस गेल की इंडियन इनकम मानी जाएगी। बट अगर क्या हुआ, क्रिस गेल ने क्या किया, अपने जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया, उसने क्या किया, अपने हाउस को बेच दिया, और उससे क्या हुआ, उसे गेन हुआ, तो उस गेन को भी क्या कहेंगे कि वो इंडियन कनेक्शन है, या फिर वो इंडिया की डीम टू एक्रू और राइज नहीं है, मतलब वो इंडिया में ही एक्रू हुई है, इंडिया में ही अराइज हुई है। हो सकता है वो क्रिस गेल को बाहर रिसीव हो, बट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, ऑल इनकम एक्रू और अराइज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी बिजनेस, थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इंडिया। क्या हुआ, मतलब कि जो हमने अभी लिया था कि हमारा जो बिजनेस कनेक्शन है वो इंडिया का है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू एनी, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, मतलब क्या हुआ, मेरी कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई मेरा एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है और वहां से मेरे को इनकम आ रही है, तो क्या मानी जाएगी, वो डीम टू एक्रूराइज इंडिया मानी जाएगी। एंड लास्ट क्या है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैंने इंडियन प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो क्या माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिया में सिचुएटेड थी, और जितना भी उसमें कैपिटल गेन होगा वो मेरा इंडिया की इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। हमने यहाँ पे देखा कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होना चाहिए। अब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होता क्या है, इनकम विच अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रो और अराइज इन इंडिया। मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस था वो एक्चुअल में इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, मेरे को क्या हुआ, पैसे तो इंडिया से बाहर रिसीव हुए, बट एक्चुअल में जो उसके डिसीजन थे, जो उसका बिजनेस कनेक्शन था या जो मेजर एक्टिविटीज थी वो इंडिया से करी जा रही थी, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस कंडीशंस में, इस स्टेटस में क्या कहेंगे हम कि जो इनकम है वो इंडिया में राइज हुई है। हो सकता है हम रेसिडेंट हो ना हो, बट उसकी जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से कवर हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। मतलब अगर कोई भी इनकम हमारी इंडियन एसेट से आ रही है या फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट से आ रही है, तो वो हम मान लेंगे कि वो इंडिया में ही एक्रू और अराइज हुई है इन्वेस्टमेंट। Following income shall be deemed to accrue or arise in India. Income from any asset, property in India, whether tangible or intangible, movable or immovable. क्या हुआ, अगर मेरा कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो मैं मान लूंगा उससे जो इनकम आएगी वो इंडियन इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर कोई सोर्स, पहले क्या था, कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, अब क्या है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हो सकता है मैं जिस कंपनी से सैलरी ले रहा हूँ वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो क्या माना जाएगा, मेरी जो सोर्स है वो इंडियन इनकम है, क्योंकि जो सोर्स है, जो मेरी कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, इसलिए मेरी जो इनकम है वो भी इंडियन इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। हमने क्रिस गेल का एग्जांपल लिया था कि उसका एक घर इंडिया में सिचुएटेड है, अगर वो अपना घर जो इंडिया में सिचुएटेड है उसे बाहर वो किसी और को भेज सकता है, चाहे वो क्रिस गेल एबी डिविलियर्स को भेजे जो खुद नॉन रेजिडेंट है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को भेजे जो खुद रेजिडेंट है, जो इंडिया में ही रहता है। दोनों केस में क्या होगा, ये इनकम मान ली जाएगी कि जो हमारी कैपिटल गेन है वो इंडिया में राइज हुआ है, और क्रिस गेल को इस कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना होगा। एनी गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया shall deem to accrue or arise in India। लास्ट क्या है, सैलरी अर्नड इन इंडिया, मतलब कोई भी ऐसी सैलरी जो मैं इंडिया में रह के कमा रहा हूँ या फिर इंडिया से बाहर रह के कमा रहा हूँ, बट वो इंडियन कंपनी से कमा रहा हूँ, जो इंडिया की कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे जो मेरे को सैलरी आएगी वो क्या मान ली जाएगी कि वो मेरी इंडियन इनकम है। एक बार देखते हैं, सैलरी रेंडर्ड इन इंडिया एंड द रेस्ट पीरियड ऑफ लीव विच इज प्रीसीडेड और सक्सेडेड बाय द पीरियड ड्यूरिंग विच the service rendered in India and forms part of contract of employment shall deem to accrue or arise in India। मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर मेरे को अमाउंट मिली है, मेरे को अगर लीव सैलरी मिली है, या फिर कोई भी अगर मेरे को इनकम मिल रही है जो मेरी इंडिया से रिलेटेड है, जो इंडियन कंपनी से रिलेटेड है, या जब मैं इंडिया में था मैंने जब कमाई है, तो क्या होगा, वो सारी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम मैंने इंडिया में ही कमाई थी और उस पर टैक्स भी मैं क्या करूंगा, इंडिया में ही पे करूंगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, salary payable by the government to Indian citizen for services rendering outside India। मतलब क्या हुआ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को सर्विसेज दी है,
इंडियन सिटीजन ने इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दी है, बट वो क्या हुआ, वो इंडिया से बाहर रह के काम कर रहा है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसीज हैं, उसमें बहुत सारी एम्बेसीज हम अगले दूसरी कंट्रीज में लगाते हैं, लाइक बांग्लादेश, यूएसए, रशिया या फिर चाइना। हर कंट्री में हमारी एम्बेसी है। अब जो एम्बेसी में जो इंडियन जो वहाँ काम कर रहे हैं एक्चुअल में, वो तो सारे इंडिया से ही पैसे ले रहे हैं ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसे पे कर रही है, तो सारी इनकम क्या होगी, वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगी। मतलब अगर इंडियन इनकम कुछ सैलरी दे रही है, किसी को भी दे, वो हमेशा डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगी, चाहे वो इंडिया से बाहर रिसीव हो, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो, फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया की अगर इंडिया में सर्विस रेंडर हुई, तो फिर तो हम देखेंगे नहीं गवर्नमेंट ने पे किया है, किसने पे किया। अगर इंडिया में सर्विस रेंडर हुई है, तो हम तो डायरेक्टली कह देंगे वो इंडियन की इनकम है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारी गवर्नमेंट पे कर रही है और सर्विस आउटसाइड इंडिया है। गवर्नमेंट पे कर रही है और सर्विस आउटसाइड इंडिया है, तो क्या होगा, वो हमारे शेल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, हम मान लेंगे वो इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी डिविडेंड इंडिया की कंपनी से आया, चाहे वो मेरे को आउटसाइड मिला हो, इंडिया की कंपनी कोई नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड पे करी है, तो ये मान लिया जाएगा जो डिविडेंड है वो इंडियन इनकम है, और उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। अ रेजिडेंट A dividend paid by an Indian company outside India is deemed to accrue or rise in India. ये मान लिया जाएगा कि जो डिविडेंड है वो आपका इंडियन इनकम है और आप इस पर टैक्स पे कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, मैंने किसी को, एक नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को लोन दिया और उस पे इनकम आई है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। अगर क्या हुआ, अगर किसी फॉरेन कंपनी ने, अगर किसी नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी ने गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो हमारा क्या होगा, वो मान लिया जाएगा हमेशा कि ये आपकी इंडियन इनकम है। अगर इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने किसी रेजिडेंट पर्सन को कोई भी पैसे दिया है, कोई भी अमाउंट पे किया है, क्या क्या, हमारी फॉरेन कंपनी ने एक रेजिडेंट को लोन दिया, अब रेजिडेंट क्या है, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा नॉन रेजिडेंट को, तो क्या होगा, जब ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो इंटरेस्ट इनकम फॉरेन कंपनी की है, ये मान लिया जाएगा कि ये इनकम इंडिया में एक्रूअराइज नहीं होगी, और ये इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट एक कंडीशन है कि अगर हमारा जो बिजनेस था वो भी इंडिया से बाहर ही था, जो रेसिडेंट था इसका बिजनेस क्या था, फॉरेन कंट्री में था, ठीक है ना, और जो लोन लिया था, लोन सेम फॉरेन कंट्री से लिया था, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि जो इनकम है वो इंडिया में अराइज नहीं हुई है। अगर मेरे दोनों चीज बाहर है, मेरा बिजनेस भी बाहर है, मेरा जो लोन देने वाला बंदा है वो भी बाहर है, तो ये मान लिया जाएगा कि इंडिया की इनकम नहीं है। बट अगर कोई भी एक इंडिया का हुआ, अगर मेरी जो बिजनेस है वो इंडिया का हुआ, या फिर जो मेरा लोन देने वाला है वो इंडिया का हुआ, तो दोनों केस में क्या होगा कि मेरी इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम जो मैं पे कर रहा हूँ, जो वो इंटरेस्ट इनकम जिसने मेरे को लोन दिया है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है, money borrowed is not used for the purpose of business or profession carried on by such person outside India and earning any income from any source outside India। मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रेजिडेंट पर्सन है जिसने लोन लिया है, उस लोन अमाउंट को मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के शेयर्स या फिर किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट में मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर मैंने वो सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर ही किया है और बाहर ही लोन लिया है, तो वो जो मैं उस पर इंटरेस्ट पे करूंगा वो हमारा बाहर का ही माना जाएगा, वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नॉन रेजिडेंट पर्सन। मतलब क्या हुआ कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ने दूसरे नॉन रेजिडेंट पर्सन से इंटरेस्ट लिया, तो क्या मान लिया जाएगा, वो क्या मान लिया जाएगा कि वो इंडिया की इनकम है। बट एक केस जहां पे ये नहीं माना जाएगा, वो क्या होगी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने इसमें क्या देखा था कि कोई भी इंटरेस्ट इनकम, अगर हमने इनकम को जो हमने लोन लिया है वो इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई भी पे करे वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। बट अगर वो लोन इंटरेस्ट, जो लोन अमाउंट है हमने इंडिया से बाहर यूज किया है और किसी बाहर वाले बंदे से
नॉन रेजिडेंट से लोन लिया है, नॉन रेजिडेंट हमारे इंडिया के बाहर ही वो लोन की अमाउंट यूज हुई है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो इंडिया में नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। अभी जैसे हमने इंटरेस्ट में देखा था, सेम चीज हम रॉयल्टी में भी करेंगे। लाइक अगर कोई रॉयल्टी हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, कि कोई भी रॉयल्टी अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो रॉयल्टी इनकम है वो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो, चाहे वो इंडिया से बाहर रिसीव हो, चाहे वो जो जिसको हम पे कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट रॉयल्टी पे कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया का बंदा हो, चाहे वो इंडिया का बंदा ना हो, हमेशा वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सेकंड क्या है? रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट में इंटरेस्ट में क्या था? जब हम इंटरेस्ट इनकम देख रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर वो लोन अमाउंट हमने जो नॉन रेजिडेंट से लोन लिया है, अगर वो लोन अमाउंट इंडिया में यूज हुआ है, तो वो हमेशा इंडिया की इनकम होगी। बट अगर वो लोन अमाउंट इंडिया से बाहर यूज हो रहा है, हम इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं? इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं, क्योंकि लोन अमाउंट भी बाहर है, इंटरेस्ट भी बाहर है, तो दोनों क्या होगा? मेरी बाहरी मानी जाएगी, दोनों इनकम मेरी बाहरी मानी जाएगी। और वो जो इंटरेस्ट इनकम जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, जो वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, वो इंटरेस्ट हमारे इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सेम क्या है? सेम है हमारा रेजिडेंट, हमारे रॉयल्टी में। यहाँ पे क्या लिखा है? द राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय आउटसाइड इंडिया। मतलब जो भी मेरा राइट या फिर जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, अगर वो मैं इंडिया से बाहर है, अगर वो मैं जो हमारी इंफॉर्मेशन या जिस चीज के लिए भी मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, वो इंडिया में यूज नहीं हुआ, तो वो मान लिया जाएगा कि वो इंडिया की इनकम नहीं है। बट अगर मैंने उसको इंडिया में यूज कर लिया, उस इनकम को, उस रॉयल्टी के या फिर उस इंफॉर्मेशन को मैंने इंडिया के बिजनेस में यूज कर लिया, तो मेरे को क्या हो जाएगा? वो सारी इनकम जो मैं इंटरेस्ट जो रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, वो इंडिया का एक्सपेंस हो जाएगा। और जो बंदा जो अगर नॉन रेजिडेंट भी उस रॉयल्टी को रिसीव करे इंडिया वाली, तो उसकी क्या हो जाएगी? वो इंडियन इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। द राइट property, information or services must be utilized for the purpose of business or profession carried on by such person in India। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन दूसरे नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई रॉयल्टी पे कर रहा है, तो वो इंडिया में जब भी मानी जाएगी अगर वो इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रही है। अगर वो जो इंफॉर्मेशन है या फिर सिस्टम है, अगर हम इंडिया से बाहर ही यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉन रेजिडेंट इनकम होगी, वो हमारी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर हमने उसे इंडिया में यूज कर लिया, तो वो हमारी इंडियन इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज। यहाँ पे क्या है? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय। सेम जैसे हमने इंटरेस्ट में देखा, जेम्स जैसे हमने रॉयल्टी में देखा, वैसे ही हम टेक्निकल सर्विस में भी देखेंगे। अगर वो हमारी गवर्नमेंट पे कर रही है, किसी भी तरह की टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो क्या मान लिया जाएगा? कि वो इंडिया में एक्रूअल अराइज नहीं हुई है। जो भी टेक्निकल सर्विस के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अगर हमारा कोई रेजिडेंट पर्सन, किसी रेजिडेंट पर्सन ने नॉन रेजिडेंट पर्सन को कुछ पेमेंट की है फॉर द सर्विसेज इन इंडिया, क्या हुआ? जो टेक्निकल सर्विस थी वो मैंने अगर अपने इंडियन बिजनेस के लिए यूज किया है, या फिर कोई भी इंडिया में ऐसे काम किया है जिससे मेरे को इनकम आ सके, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? टेक्निकल सर्विस इंडिया से बाहर पे कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी पेमेंट होगी वो इंडिया में एक्रूअल अराइज होगी। क्या होगा? मेरे को इस जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, जो मैं पेमेंट इंडिया से बाहर पे कर रहा हूँ, उसमें मेरे को टीडीएस काटना होगा। बट अगर मैंने क्या किया, जो टेक्निकल सर्विस ली थी वो इंडिया से बाहर के प्रोफेशन, बाहर इंडिया से बाहर के बिजनेस के लिए ली थी, तो उस केस में वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। सेम क्या हुआ नॉन रेजिडेंट पर्सन में? अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन दूसरे नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट करता है, और क्या हुआ? वो टेक्निकल सर्विस इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, या फिर कोई भी इनकम कमाने के लिए जो इंडिया में थी उसके लिए यूज हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो हमारी पेमेंट है, जो हमारे इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विस है, वो डीम्ड टू एक्रूअल इन इंडिया। बट अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट की, और वो बिजनेस भी इंडिया से बाहर ही है, तो हम उसको कहेंगे कि वो इंडियन इनकम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो इंडिया के बिजनेस के लिए हो ही नहीं है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ भी पेमेंट कर रही है किसी को भी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को, तो वो हमेशा इंडियन इनकम होगी। अगर रेजिडेंट पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को कुछ भी पे कर रहा है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट,
और वो जो सर्विस है वो इंडिया के लिए यूज हुई है, इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हुई है, या इंडिया में कोई इनकम कमाने के लिए यूज हुई है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे जो हमारी इनकम है वो इंडियन इनकम है। एंड लास्ट, कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन ने किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट किया है फॉर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर टेक्निकल सर्विसेज, ये तीनों चीज इंडिया में यूज होनी चाहिए। लोन हमारा इंडियन बिजनेस के लिए होना चाहिए, रॉयल्टी हमारी इंडियन बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, टेक्निकल सर्विस हमारे इंडियन बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ये इंडियन बिजनेस से रिलेटेड हुआ तो हम ये मान लेंगे कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो इंडियन इनकम है। नेक्स्ट क्या है मेरा, डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 918। अभी ये क्या हुआ, क्या है यहाँ पे कि डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट्स क्या होता है, अगर हम अपना एक कोई रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को गिफ्ट देता है तो क्या माना जाता है कि ये डीम टू एक्रो अराइजिंग हुआ। ये क्या हुआ, जब मैं किसी को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, कोई पैसा दे रहा हूँ, तो वो क्या होगा, उसके हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगा। बट क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा एक तो रेजिडेंट हो गया, हमारा एक बंदा तो रेजिडेंट हो गया, सेकंड क्या है, नॉन रेजिडेंट। अगर ऐसे हुआ रेजिडेंट बंदा नॉन रेजिडेंट पर्सन को कुछ भी गिफ्ट दे रहा है तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो अमाउंट है ये डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया होगी। ये क्या होगा, ये नॉन रेजिडेंट के हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन a non-resident person or या non-ordinary resident or a foreign company receive any sum of money referred to 56 to 10। क्या हुआ कि उसे कोई भी पैसा मिल रहा है, 56 to 10 क्या है, ये हमारा अदर सोर्सेज का एक सेक्शन है जिसमें क्या होता है कि ये बताया जाता है कि कितना उसमें टैक्सेबल रहेगा, कितनी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगी। एंड सच रिसीप्ट इज फ्रॉम रेसिडेंट, सच मनी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। रेसिडेंट बंदे ने नॉन रेसिडेंट को पे किया और जो नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया से आउटसाइड ही है, और ये पैसा है वो भी इंडिया से बाहर ही रिसीव हुआ है, तो हम ये मान लेंगे ये जो इनकम है वो इंडिया की इनकम है, और इस इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे करना होगा। हमारा जो नॉन रेजिडेंट है वो गिफ्ट पे, जो से गिफ्ट रिसीव हुआ है उस पर टैक्स पे करेगा एज पर इंडियन लॉ, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। एक क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें क्या है देखो, राम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, calculate the income which is liable to tax in India for AY 25-26, first assuming that he is resident, second not already resident, and third he is non resident। हमें क्या बताना है कि जो इनकम है क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी इन सब बंदे के लिए। फर्स्ट, सैलरी रिसीव्ड इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ यूके, क्या हुआ इंडिया में रिसीव हो गई है तो क्या होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट हो, एनओआर हो या फिर एनआर हो, तीनों के लिए क्या होगा, ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक बार देखें यहाँ पे क्या है, सैलरी रिसीव्ड इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर यूके, क्या हुआ, तीनों के हेड्स में टैक्सेबल हुई, 1,40,000, 1,40,000 एंड 1,40,000। सेकंड क्या, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, क्या हुआ कि हमारा नेपाल की इनकम है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो क्या होगा, मैं रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल, इसमें क्या लिखा है, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो गया, आर प्लस ओआर के लिए हो गया, आर प्लस एनओआर के लिए भी हो गया, बट एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम a company deposits in Canada 1/3 received in India। अब जो ये 1/3 है वो इंडिया में रिसीव हुआ है तो क्या होगा, हर किसी के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। 1/3 मतलब कितना हुआ, 10,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज तो हर किसी के उसमें ऐड कर देंगे। देखो 10,000 क्या किया मैंने, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट तीनों के हेड्स में ये 10,000 ऐड कर दिया, बट जो रिमेनिंग 20,000 था वो तो इंडिया में रिसीव हुआ नहीं, इंडिया में एक्रू अराइज हुआ, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। बट रेजिडेंट के लिए क्या होता है, रेजिडेंट अगर इंडिया का है और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इंडिया से बाहर चाहे कहीं भी इनकम कमाए वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। तो मतलब जो ये 20,000 है इस पे क्या होगा, इंडिया में टैक्स पे होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा
प्रॉफिट फॉर बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूके। क्या हुआ, मुंबई का प्रॉफिट, बिजनेस कहाँ का है, मुंबई का, मतलब इंडिया का बिजनेस है। अगर इंडिया का बिजनेस हुआ तो क्या होता है, हर किसी के हाथ में टैक्सेबल होता है, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। यहाँ पे क्या है देखो, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तीनों क्या हुआ, यहाँ पे टैक्सेबल हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। अगर हमारे पिछले साल का प्रॉफिट इंडिया में रेमिट हो रहा है तो टैक्सेबल होता है, बट अगर पिछले साल से कोई भी प्रीवियस ईयर हुआ, जो हमारा टैक्सेबल ईयर उससे कोई भी प्रीवियस ईयर हुआ तो क्या होता है, वो हमेशा एग्जम्प्ट होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये 22-23 है और हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल 24-25 की बात कर रहे हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर से भी पहले का कोई साल है, उसकी इनकम क्या हुई है, इंडिया में रेमिट हुई है, तो क्या होगा, ये 2 लाख रुपए हर किसी के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। अगर ये प्रीवियस ईयर होता तो क्या होता, हर किसी के हाथ में टैक्सेबल होता। यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, सॉरी, पास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड इंडिया, हर किसी में क्या है, नील, क्योंकि ये पिछले साल से पहले का प्रॉफिट है। अगर ये पिछले साल का प्रॉफिट होता तो इंडिया में टैक्सेबल होता। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। क्या है, इंडिया की प्रॉपर्टी है, अगर इंडिया की प्रॉपर्टी है तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है। अगर इंडिया की प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, वो इंडिया की इनकम हो जाएगी और ये 45,000 क्या हुआ, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये 45,000 क्या हुआ, तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली। क्या हुआ, बाहर की प्रॉपर्टी है बट इंडिया में रिसीव हुई है, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है क्या होगा, हर किसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होती है, चाहे वो बाहर की इनकम हो, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है तो हर किसी के हाथ में क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली, तो क्या हुआ, सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव इन कनाडा। पहले क्या था, रिसीव इन दिल्ली, इंडिया में रिसीव हुई तो सबके लिए टैक्सेबल थी क्या, बट क्योंकि कनाडा में रिसीव हुई तो क्या होगा, सबके लिए एग्जम्प्ट होगी। बट रेजिडेंट के लिए क्या सुना था, चाहे इनकम किसी भी कोने में, चाहे इनकम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इनकम आए, चाहे वो कहीं भी एक्रू हो, कहीं भी अराइज हो, कहीं भी रिसीव हो, चाहे रिसीव होने वाली हो, तो क्या होगा, रेजिडेंट के लिए हमेशा टैक्सेबल होगी। हम क्या देखते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए कंडीशंस देखते हैं, रेजिडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे कहीं से भी इनकम आए वो हमेशा इंडिया की टैक्सेबल इनकम होती है। लास्ट क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जमाई बट कंट्रोल फ्रॉम टोक्यो। यहाँ पे क्या था, यहाँ प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या है, बिजनेस है। जमाई क्या हो गया, हमारे इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, तो मतलब कोई भी इनकम इंडिया से बाहर एक्रूअराइज हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगी, किसके लिए, एनओआर के लिए एंड एनआर के लिए। बट क्या हुआ, रेजिडेंट के लिए क्या होता है, चाहे वो कहीं भी इनकम रिसीव हो, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे कहीं से भी कंट्रोल किया गया हो, अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 10,000 नील एंड नील, तो मतलब क्या हुआ, जो इनकम टैक्स लायबल है वो क्या हो गया, टोटल 7,35,000। यहाँ पे क्या हुआ, 4,55,000 एंड 4,55,000। हमने क्या किया, इन सारी इनकम को टोटल कर दिया। मतलब अगर वो रेजिडेंट होता तो ये सारी इनकम टैक्सेबल होगी, बट एक नहीं होगी क्योंकि वो पिछले साल की इनकम नहीं है, उससे पहले की कभी की इनकम है। अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो उसकी कौन कौन सी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर टी बिजनेस इंडिया में आ रहा है, या फिर ये जो डिपॉजिट है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, या फिर प्रॉफिट हमारे बिजनेस इंडिया का है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस है वो इंडिया में या तो एक्वायराइज हो रहा है या फिर इनकम रिसीव हो रही है। और एनआर के लिए क्या होगा, जो स्पेशली इंडिया से रिलेटेड होगा। तो यही पे हमारे ये चैप्टर खत्म होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया है। अब आपको क्या करना है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार स्टडी मैट से करना है एंड देन स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एग्रीकल्चर इनकम वो स्टार्ट करते हैं। अब आज जो हमने दो टॉपिक किए, फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सेकंड एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से एमसीक्यूज जरूर आते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए बट एमसीक्यूज जरूर आते हैं, तो इसलिए हम इन चैप्टर्स को आज अपने विजय धनुष सीरीज के थर्ड लेक्चर में कवर कर रहे हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है या फिर किस रेट से इस इनकम पे टैक्सेबल लगता है। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया है। बट हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर रही है बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मेरे पास पावर है, मैं आप पे टैक्स लगा सकती हूँ। बट अभी तक हर स्टेट गवर्नमेंट, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम किया हुआ है। मतलब जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो हमेशा 100% एग्जाम रहेगी। सेकंड, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है अगर मैंने अपनी जमीन, अगर मैंने अपनी लैंड किसी भी तरह के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करने के लिए मैंने उसको यूज किया है और उससे क्या हुआ, उसको जो मेरे पास प्रोड्यूस आया, जो मेरे पास आउटपुट आया, मैंने उसको बेच के कुछ पैसे कमाए, उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है ना? तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हमने सिंपल वेज में क्या सीखा कि अगर मैं अपनी लैंड पर कुछ भी काम कर रहा हूँ और उससे थोड़ी इनकम कमा रहा हूँ तो वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। बट इनकम टैक्स क्या कहता है, क्या इनकम टैक्स भी यही कहता है कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर से आपकी लैंड पे कुछ ग्रो करने से अगर इनकम हुई, उसको बेचने से कुछ इनकम हुई तो वही एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्या इनकम टैक्स भी यही कहता क्या? एक बार देखते हैं इनकम टैक्स कहता क्या है। फर्स्ट, कोई रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और रेवेन्यू derived from the land which is situated in India and used for agricultural income। मतलब क्या हुआ, मैंने खुद अपनी जो लैंड थी उस पर खुद एग्रीकल्चर नहीं किया बट उसको किसी और को दे दिया कि आप उस पे एग्रीकल्चर, आप उस पे खेती बाड़ी करो। बस मेरे को उसमें से या तो थोड़ा शेयर दे देना या फिर जो मेरी रेंट यूज करो मेरे को मंथली रेंट दे देना। मतलब अगर मेरे पास कोई भी रेंट आता है या फिर रेवेन्यू आता है मेरे एग्रीकल्चर लैंड को यूज करने से, एग्रीकल्चर लैंड को मैंने किसी और को दी, वहां से मेरे को पैसा है तो वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम। ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि मेरे ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये स्पेशली यहाँ पे कवर्ड होगी, तो ये क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब एनी इनकम derived from the land by agriculture। मतलब अगर मैंने खुद उस पर कल्टीवेशन किया तो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। मैंने किसी और को दे दिया, आप इस पे एग्रीकल्चर इनकम करो बट आप मेरे को रेंट दे देना, तो वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम हुई। या फिर क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोसेस। क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोसेस, एनी इनकम derived from such land by performing a cultivator or receiving of rent in kind of any process ordinarily employed by him to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर लैंड किसी और को दे दी। भाई स्टार्टिंग में क्या था, मेरे को वहां रेंट और रिवेन्यू कैश में मिल रहा था बट क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को जो रिवेन्यू मिला उसने अपनी क्रॉप में से थोड़ा सा पार्ट दे दिया। उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसने मेरे को कुछ और नहीं दिया, उसने मेरे को क्या कहा कि ये जो मैंने उगाया है, जो मैंने आपके लैंड पे क्रॉप उगाई है, आप क्या कीजिए इसमें से थोड़ा सा पार्ट लीजिए। तो मतलब अगर वो काइंड में मिला है, कैश नहीं है, काइंड में, काइंड क्या होता है कि मेरे को मनी के अलावा कुछ और चीज रिसीव हुई है तो क्या होगा, वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, any income derived from such land by sale, by the sale by a cultivator of the produce raised by him या फिर received of rent in kind of the produce by him। तो क्या होगा, in respect of his no process has been performed other than process required to render to fit the market। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मैंने सेल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो मैंने उगाया था उसको सेल किया है और उससे मेरे को कोई भी इनकम आई है तो क्या रहेगा, मेरी वो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी। अब नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट है मेरा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, मेरी एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको लेट आउट किया, मैंने उसको किसी को रेंट पे दिया है, तो क्या मेरा उसमें क्या होगा, या वो तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम जाएगी या फिर एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। तो हम किस में टैक्सेबल करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी इनकम derived from the building subject to fulfillment of following condition। First of all, the building should be occupied by the cultivator or received of rent in kind। मतलब इसमें क्या हुआ देखो, द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन इमीडिएट विcinity ऑफ द लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब क्या हुआ, जो मैं दे रहा हूँ, जो मेरी लैंड है जिसमें मेरे को रेंट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। थर्ड क्या है, द बिल्डिंग शुड बी यूज
as a dwelling house or storehouse other than out of other and or other outbuilding। मतलब क्या होगा कि वो क्या होगा, वो खाली स्टोरेज के यूज होना चाहिए, वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टोरेज के लिए होना चाहिए, तो क्या होगा, हमारे वो एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। लास्ट क्या है, द लैंड इज एडर सिचुएटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया एंड एक्सेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स। क्या हो सकता है, या तो वो रूरल एरियाज में भी हो सकती है या अर्बन एरियाज में भी हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। देखो, अगर एग्रीकल्चर इनकम क्या हुआ, कोई भी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, तो क्या होगा, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर मैंने कुछ क्या किया, मैंने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, मतलब मैंने कुछ उगाया, उससे क्या हुआ, उससे मेरे को पैसा मिला, या फिर इनकम फ्रॉम प्रोसेस हुआ, मैंने कोई प्रोसेस किया जिससे मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई है, जिससे मेरी क्रॉप्स उगी हैं, तो क्या होगा, वो भी मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या आएगा। या फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो उगा है, जो क्रॉप्स उगी है, उसको अगर मैंने बेचा है, तो क्या होगा, वो भी मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन ही माना जाएगा, और उससे जो पैसे आएंगे वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। थर्ड क्या है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर लैंड। मतलब अगर कोई भी फार्म हुआ या हाउस हुआ एग्रीकल्चर लैंड के आसपास या एग्रीकल्चर लैंड पे, और उससे मेरे को इनकम आ रही है जो फर्दर एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और एग्रीकल्चर पर्पस। इसमें क्या हो गया, दो होता है, या तो बेसिक ऑपरेशंस होगा या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा। बेसिक ऑपरेशन क्या है, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ह्यूमन स्किल लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैन मेड एफर्ट्स लगा रहा हूँ। हो सकता है मैं क्या करूँ, जो कहता है कि मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने कोई भी मैन मेड एफर्ट किया है, हो सकता है मैंने पानी डाला, मैंने खाद डाली, मैंने क्या किया, बीज उगाए, मैंने उसको प्रॉपर टेक केयर किया, तो ये सारे क्या होता है, ये मेरे बेसिक ऑपरेशंस में आते हैं। एक बार देखें, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। मतलब जब तक वो नहीं होगी, उससे पहले जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसमें खाद डाल रहा हूँ, मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ, या फिर उसको बीज को बो रहा हूँ, ये सब क्या होगा, मेरे बेसिक ऑपरेशंस होंगे। बट अगर एनी spontaneous growth from land itself that is without any human efforts cannot be termed at agriculture operations। मतलब अगर जो भी, अगर कोई घास खुद ही उग गई, कहते हैं ना, जो जंगली घास होती है वो खुद ही उग जाती है, तो अगर वो ऐसा कुछ हुआ और मैंने उस घास को बेच के कुछ पैसे कमाए, तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, या फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट हो गया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या होता है, अभी तक क्या किया था, मैंने खाली उसको उगाया था, मैंने क्रॉप्स को उगाया था, बट उनको अब मार्केट के लिए फिट किया है, उस पे क्या क्या हो सकता है, मैंने पैकिंग की, उसको हार्वेस्ट करके सही से उसमें जो जंगली घास थी या फिर जो गलत क्रॉप्स थी जो खराब हो चुकी थी, उसको अलग किया, उसको सही से पैकिंग की, या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन किया। ये सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। Operations which fosters the growth and preserves the produce for rendering the produce fit for the sale in market। क्या हुआ कि मैंने उसको प्रोड्यूस किया, उसको हार्वेस्ट किया और बाद में हमारे सेल इन मार्केट के लिए फिट किया, तो क्या होगा, वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा। digging the soil around the growth, removal of undesirable ungrowth, weeding, tending या प्योरिंग या कटिंग या हार्वेस्टिंग। मैंने क्या किया, उसको काट रहा हूँ, उसको हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब क्या होता है, मेरा मेरा होते हैं ये सारे सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या है, मतलब अब देखते हैं, अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मेरी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी या वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। देखते हैं, अगर मैंने खाली बेसिक ऑपरेशंस किए तो वो क्या होगा, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। मैंने क्या किया, मेयर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, मैंने क्या किया, खाली सेकंड जो हमारे सब्सिक्वेंट थे, मैंने क्या कर रहा था, उसकी पैकिंग कर रहा था, हार्वेस्टिंग कर रहा था, उसको फिट टू मार्केट कर रहा था, तो क्या होगा, वो सारी मेरी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया, फिर बेसिक ऑपरेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशंस के साथ कर रहा हूँ, मतलब मैं उगा भी रहा हूँ सारे, उसकी हार्वेस्ट, उसको पानी भी दे रहा हूँ, सीड भी कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको फिट टू मार्केट भी कर रहा हूँ, तो ये मिला के क्या होगा, मेरी एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अगर खाली मैंने पैकिंग का काम किया तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, बट अगर मैं दोनों काम किए तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, या फिर मैंने खाली बेसिक ऑपरेशन किए तो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है एक चार्ट सा, तो हम एक बार देखते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी, अगर कोई भी अदर एसेट है, उससे मेरे को कुछ इनकम आ रही है, तो वो क्या होगी, यहाँ पे कवर नहीं होगी। बट अगर वो लैंड है,
सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो वो हमारे एग्रीकल्चर इनकम में कवर नहीं होगी, वो हमारे अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगी। बट अगर वो लैंड भी सिचुएटेड इंडिया है और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज हो रही है, तो वो हमारी क्या होगी, इनकम एग्जम्प्ट होगी। बट वो अगर लैंड मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, किसी और चीज के लिए यूज कर लिया, तो क्या होगा, वो यहाँ पे कवर नहीं होगी और वो क्या होगी, वो अदर हेड्स में टैक्सेबल होगी, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, उसमें मेरे को टैक्स पे करना होगा। बट एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट क्या है मेरा, इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कौन कौन से इंस्टेंसेस होंगे जब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। फर्स्ट, income from growing trade commerce product like jute cotton is an agro product, मतलब अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज प्रोड्यूस कर रहा हूँ लाइक जूट कॉटन या फिर जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं बेच सकता हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने जाएंगे और इनको बेचने से जो इनकम आएगी वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। अगर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स और फिर क्रीपर्स इज एन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब अगर मैंने कोई भी फ्लावर ग्रो किया या फिर किसी भी तरह के फूल ग्रो किए, उनको बेचा और उससे पैसा है, तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। प्लांट सोल्ड इन पॉट्स आर एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। अगर मैंने क्या किया, जो हमारे माली होते हैं वो क्या करते हैं, फूल उगाते हैं और उन्हें गमलों में रख करके बेचते हैं, तो क्या होती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वहां पे बेसिक ऑपरेशंस प्रोड्यूस करनी चाहिए, मतलब उस माली ने, जो फार्मर होगा, जो उसमें पॉट्स में लगा के बेच रहा है, उसने क्या किया हो, उसको सीड को उगाया हो, उसको बोया हो, उसमें पानी दिया हो, उसमें खाद दी हो, सारे जो बेसिक ऑपरेशंस वाले हैं अगर वो उसने परफॉर्म किए, तो क्या होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। Any remuneration, salary, commission, interest on capital received by partner from a firm engaged in agriculture operation, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर इनकम का काम करिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करिए और उससे क्या हो रहा है, उसको कोई सैलरी कमीशन इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी वो एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे नोट करना कि जो सैलरी आ रही है वो एग्रीकल्चर पार्टनरशिप फर्म से आ रही है, कंपनी से नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म से आ रही है। नेक्स्ट क्या है, any income derived from saplings or seedlings grown in nursery shall deemed to be agriculture income। हम क्या देखते हैं कि जो हमारी नर्सरी होती है वहां से हम बहुत सी बार पेड़ पौधे ले आते हैं, हम छोटे छोटे पौधे लाते हैं ना वहां से, तो मतलब अगर जो हम वहां से पौधे ला रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये उनकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और ये सारी क्या होगी, उनके लिए एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट देखें और क्या लिखा है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डिनर्ड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर ए planting and by carrying subsequent operation is a agriculture income। क्या किया था मैंने कि एक फॉरेस्ट था, मैंने क्या किया, वहां जाके वहां से लकड़ियां काट दी। अब जहां वो लकड़ियां काटी है, मैंने क्या किया, वहां पे एक नया पेड़ या फिर पौधा कह सकते हैं, मैंने क्या किया, वहां पे ग्रो कर दिया और उसमें थोड़े सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करे हैं, तो क्या होगा, मेरी ये भी जो इनकम आएगी वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। Compensation received from insurance company for the damage caused by hailstorms to green leaf to the SSC tea garden is an agriculture income। मतलब क्या हुआ, अगर कोई एसएससी टी उगा रहा है, चाय की पत्तियां जो होती है ना, अगर वो उगा रहा है और उसमें क्या हुआ कि बारिश आई, हमारी फसल खराब होगी, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस मिला है। यहाँ पे क्या हुआ, इंश्योरेंस रिसीव हुआ है, तो ये भी क्या होगा, जो इंश्योरेंस मिला है ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी और ये हमेशा 100% एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, एनी फी derived from the land used for grazing of cattle being used for agriculture operation is an agriculture income। मतलब क्या हुआ, मैं जो मेरे गाय हैं, जो बैल हैं, उनको चरा रहा हूँ और क्या हुआ, उससे मेरे को कोई एग्रीकल्चर इनकम आई। अगर मेरे को इससे कुछ भी मैंने क्या किया, उससे कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से इनकम कमाई है, तो वो क्या होगी, मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स इन अ नर्सरी, ये तो रिपीट हो गया। ये क्या था कि अगर नर्सरी में जाके मैंने कोई भी वहां से पेड़ पौधा खरीदा, तो जो वो नर्सरी की इनकम होगी वो भी 100% एग्जम्प्ट होगी। अभी हमने क्या देखा कि कौन कौन सी इनकम हमारी एग्जम्प्ट होगी, अभी ये क्या देख रहे हैं हम, कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। अभी तक क्या देखा कि कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, अब क्या देख रहे हैं, कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। Salary received by an employee from any business having agriculture income is a non-agriculture income। मतलब क्या हुआ, हमने देखा था कि अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, पार्टनरशिप फर्म
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है और वहां से इनकम हो रही है तो वो सैलरी एग्जम्प्ट होती है, वो सैलरी क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। बट अगर कोई और एम्प्लॉय हुआ, उसको सैलरी मिल रही है किसी भी कंपनी से जो एग्रीकल्चर इनकम का काम करती है, तो उसको क्या होगा, ये सैलरी हमारी एग्जम्प्ट नहीं होगी, ये हमारी सैलरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। सेकंड क्या है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को कोई डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी से जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रही है, तो वो भी मेरी एग्जाम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विद द सी वाटर इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या होता है, जो सॉल्ट आता है वो क्या होता है, वो पानी में से आता है ना। बहुत सी बार जो लोग होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है, वो क्या करता है, पानी को सुखा देता है और उसमें से सॉल्ट निकाल लेता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते ये एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आप इससे कुछ पैसा कमा रहे हो तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग एक्सेट्रा इज एन नॉन एग्रीकल्चर। अगर मैं फिशिंग वगैरह कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ या फिर अंडे वगैरह की जो होती है, अगर वो सब चीज कर रहा हूँ तो क्या है, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ब्रीडिंग एंड rearing ऑफ लाइव स्टॉक इज a नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर मैं लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग एंड रियरिंग, क्या होता है कि जो हमारे हॉर्स रेसिंग वाला होता है वो भी ब्रीडिंग करते हैं ना, या फिर काउस की भी ब्रीडिंग होती है, तो अगर इससे कुछ इनकम आई है तो वो क्या होगी, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव बाय मनी लेंडर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को, मैं सेठ हूं, मैंने क्या किया, एक चीज मिस्टर ए को, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या किया, लोन दिया। मिस्टर ए ने क्या किया, ये लोन अमाउंट एग्रीकल्चर के लिए यूज की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए यूज की। तो ये जो लोन अमाउंट थी, इस पे जो ये इंटरेस्ट पे करेगा, ये इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं होगा। ये हम नहीं कहेंगे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज हुआ है। तो मतलब अगर कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है और वो एग्रीकल्चर के लिए लोन, जो लोन था वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ है, तो वो इंटरेस्ट हमारा एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग वेयर सच क्रॉप्स आर एक्वायर्ड थ्रू परचेज इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या हुआ कि मैंने एक खेत खरीदा जिसमें पहले से ही क्रॉप्स उगी हुई थी। अब क्या हुआ, मैंने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और वो मार्केट में सेल कर दी। तो क्या ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। मतलब अगर मैं खुद अगर वहां पे जाके उगाता फिर उसको मार्केट में सेल करता, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती। बट क्योंकि मैंने एक खेत खरीदा है जिसमें पहले से ही क्रॉप्स थी और उनको बेचा है, तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है मेरा, रॉयल्टी फ्रॉम माइंस इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर मेरे को कोई भी रॉयल्टी मिली माइन से, वो मेरी क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर from a company engaged in agriculture business is a non-agriculture. The provision hold goods when such remuneration is based on percentage of profits. मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्टर को कोई भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया, अगर मैं डायरेक्टर को कोई भी सैलरी रेम्युनरेशन दिया और मेरी कंपनी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। बट अगर यहीं पे पार्टनर होता, पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन मिल रही होती किसी ऐसी फर्म से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती। नेक्स्ट है, इनकम अर्न बाय कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू जैगरी इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज रिलेटेड टू कन्वर्जन ओनली। मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, शुगर केन को जैगरी में, हम क्या करते हैं, गन्ने से उसका रस निकाल के उससे क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं या बहुत सी बार गुड़ बनाते हैं। तो वो क्या होता है, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑन रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेंट। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर लैंड, ए के पास एग्रीकल्चर लैंड थी, उसने क्या किया, लैंड को रेंट पे दे दिया बी को। बी ने क्या किया, एक साल बाद सारा रेंट पे कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हर महीने देना था रेंट, बट वो नहीं दे पाया, उसने क्या किया, एक साथ इंटरेस्ट भी पे कर दिया। तो ये जो इंटरेस्ट आया वो मेरा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। जो रेंट होगा वो तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, बट जो वो इंटरेस्ट होगा वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एग्रीकल्चर। क्या हुआ, मैंने इंडिया से बाहर कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस की, वहां से मेरे को इनकम आई, तो वो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। मैं इंडिया में करता तो एग्रीकल्चर होता, बट इंडिया से बाहर से आई इसलिए मेरी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट क्या है, एनी एन्युटी रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड
क्या हुआ, मैंने अगर एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की, उससे मेरे को कोई एन्युटी मिली है, तो वो क्या होगी, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कुछ वाटर सप्लाई किया, उसके लिए कुछ पैसा आया, तो वो क्या होगा, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। द प्रोविजन होल्ड गुड्स इवन व्हेन सच इनकम इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या हुआ, मेरे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिला है, पैसे नहीं मिले, मेरे को कुछ प्रोड्यूस मिल गया, तो वो भी मेरी क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। एंड लास्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज और ग्रास ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब क्या हुआ, कुछ ग्रास या क्रॉप्स खुद ही ग्रो होगी थी, मैंने उनको बेच के कुछ पैसे कमाए, तो वो भी क्या होगी, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अभी क्या हो रहा था, मैं जो एग्रीकल्चर थी, जो हमारे प्रोड्यूस था, उसको प्रोड्यूस कर रहा था एंड डायरेक्टली मार्केट में जाके सेल कर रहा था। बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उससे मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लस उसको थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ, उसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, उस पर थोड़ी बैकी उसको अच्छे से पैक वगैरह करके मार्केट में सेल कर रहा हूँ। जब मैंने पैकिंग की, जब मैंने उसको प्रोड्यूस किया, उसको प्रोसेस किया, तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने क्या किया, कुछ एग्रीकल्चर थोड़ी एग्रीकल्चर इनकम हुई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट किया एंड देन मार्केट में सेल कर दिया। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आप उसमें प्रोसेस भी कर रहे हो, आप उसमें थोड़े प्रोसेस कर रहे हो, आप उसमें पैकिंग वगैरह कर रहे हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, आपकी जो टोटल इनकम होगी, जो आपने टोटल इनकम उस प्रोड्यूस को सेल करने में कमाई, लेट्स सपोज आपने 5 kg ऑफ कॉफी प्रोड्यूस की, ठीक है ना। अब जब आपने प्रोड्यूस की, आपने कहा कि मेरे को कॉफी सेल करने पे मेरे को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, इसको अच्छे से पैक किया, ठीक है ना, इस पे थोड़ी प्रोसेसिंग की, इसको रोस्ट किया, क्या किया मैंने, रोस्ट किया, मतलब उसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में कर दिया एंड देन मैंने क्या किया, इसको मार्केट में सेल किया। अब मार्केट में सेल करने से क्या हुआ, मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो ज्यादा हुआ, है ना, जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, तो मैंने क्या किया, जितना भी प्रॉफिट हुआ सारी एग्रीकल्चर इनकम में ले ली, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट है। अब ये चीज देखे गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपने क्या किया, आपने जितनी भी इनकम आई सारी एग्रीकल्चर इनकम में मान ली और आपकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो ये रोस्ट किया, जो आपने आपकी कॉफी थी, आपने उसको क्या किया, रोस्ट करके उसका नेचर ही चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। पहले वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जब वो कॉफी थी, अब जब आपने उसे रोस्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, आपके इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर इनकम है, सेकंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब इसके लिए क्या क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, आपकी जो कॉफी की इनकम होगी, अगर आप खाली जो कॉफी मार्केट में बेचते उससे कितनी इनकम आती, तो हम क्या करेंगे, आपकी एग्जम्प्ट कर देंगे। हमने क्या किया, आपकी जितनी कॉफी की इनकम होती हमने वो सारी आपकी एग्जम्प्ट कर दी। एंड नाउ आपने जो अब कॉफी को रोस्ट करके आपने जो पाउडर बना के जो मार्केट में सेल किए, जो उससे टोटल रेवेन्यू आया, जो टोटल इनकम आई है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो कॉफी की इनकम थी। हमने क्या किया, टोटल इनकम में से आपकी एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर दी, तो अब क्या रही आपकी बिजनेस इनकम रही। अब हम क्या करेंगे, आपकी बिजनेस इनकम पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अदर में तो यही रहेगा, बट हम क्या करेंगे, टी कॉफी एंड रबर में आपको स्पेसिफिकली हम रेट दे देते हैं, कि मतलब आपका जितना प्रोड्यूस होगा, जितना आपका सेल होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, आपकी टी 60% मानेंगे एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 40 मारेंगे। मतलब अगर आप टी ग्रो करके मार्केट में सेल कर रहे हो, हम क्या करेंगे, उसमें 60% मान लेंगे आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड 40% मान लेंगे आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी में क्या हुआ, अगर आपने ग्रो किया, कर्ड किया उसको और उसके बाद मार्केट में किया, तो आपकी 75% एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे एंड 25% हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने कॉफी ग्रो की, कर्ड की, रोस्ट करके एंड उनको ग्राउंड करके बहुत बारीक पाउडर में करके आपने क्या किया, मार्केट में सेल किया, तो हम क्या मानेंगे, 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड 40% आपकी क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। बट अगर आप रबर कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, रबर को ग्रो करके मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हो, तो आपकी क्या करेंगे, हम 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे एंड 35% हम क्या कहेंगे कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब गवर्नमेंट ने बता दिया
कि अगर मेरे टी कॉफी रबर हुआ तो मैं इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैं क्या करूंगा अपना नॉन एग्रीकल्चर मैं बिजनेस इनकम मान लूंगा। बाकी अदर प्रोडक्ट्स में हम क्या देखते हैं कि पहले क्या देखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड टोटल सेल्स प्राइस में थे मैं मार्केट प्राइस माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे क्या था एक्स लिमिट ने क्या किया ग्रो किया शुगर केन जिसकी मैन्युफैक्चर कर रहा था। डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 का हमें डाटा दिया गया है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन 5000 टन हमने ग्रो किया। इसकी क्या है 10 लाख रुपीस कॉस्ट है। शुगर केन सोल्ड इन द मार्केट 1000 टन कितने में सेल किया मैंने 3 लैक्स में। एंड देन शुगर केन जो फर्दर जो हमारा 5000 माइनस 1000 तुम्हारा 4000 बचा वो क्या हुआ मैंने इसको फर्दर मैन्युफैक्चर कर लिया। इसकी क्या बनाई मैंने शुगर बनाई। अब क्या हुआ इस 4000 को शुगर का कन्वर्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी मेरे को 5 लाख रुपीस। एंड जो फाइनली जो शुगर मेरी 4000 टन्स की जो शुगर कन्वर्ट करने पाई थी वो कितने में बिकी 25 लाख। मैंने क्या कहा था कि मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मैंने क्या किया अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को थोड़ा प्रोसेस किया एंड देन मार्केट में सेल कर दिया। तो क्या होगा उसमें मेरे को जो इनकम आएगी मेरी गवर्नमेंट क्या करेगी उसको एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम में बाइफरकेट कर देगी। ठीक है ना। अब एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी 3 लाख। मैंने क्या किया अपनी 1000 टन कितने में सेल किया 3 लैक्स में। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम अभी कितनी आई 3 लाख। बट जो 4 लाख थी वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम थी ना। जब मैंने आपको पढ़ाया मैंने बताया था कि पहले हम क्या करेंगे अपनी एग्रीकल्चर सारी प्रोड्यूस को एग्रीकल्चर इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हुआ ये 12 लाख कैसा है 4000 टन इंटू 3 लैक्स पर टन। तो कितना हुआ मेरा कितना आएगा 12। फिर क्या हुआ 12 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम आ गई। तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी आई 15 लाख रुपए। अब इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या था मेरा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या दिया हुआ है 10 लाख रुपीस। ये रहा मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या दिया है मेरे को 10 लाख रुपीस। तो क्या किया मैंने अपनी एग्रीकल्चर इनकम में से 10 लाख रुपीस माइनस कर दिए। टोटल इनकम कितनी थी 15 लाख रुपीस उसमें से क्या माइनस किया मैंने 10 लाख रुपीस। तो टोटल इनकम क्या है मेरी फाइनली 5 लाख रुपीस। ये क्या हुई मेरी एग्रीकल्चर इनकम। क्या इस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जम्प्ट होती है। अब देखते हैं जो मैंने शुगर सेल की अभी तक क्या था अभी तक मैंने अपनी एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट की थी। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो मैंने शुगर सेल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने में सेल किया टोटल शुगर मैंने 25 लाख में सेल किया। अब शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पैसा खर्च किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कितना खर्च किया मैंने 5 लाख रुपीस। तो मतलब मेरा टोटल हमारी कितनी आनी चाहिए बिजनेस इनकम 20 लाख रुपीस। बट मैंने क्या कहा था जो आप अपना कन्वर्ट कर रहे हो जितना रॉ मटेरियल को आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कन्वर्ट करके उसको पैक कर रहे हो वो क्या हो जाएगी मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा जो मैंने 4 लाख रुपए 4000 टन जो मैंने कन्वर्ट किया उसको मार्केट रेट से कन्वर्ट करूंगा। ये क्या आएगा 4000 टन फॉर 3 लैक्स पर टन। तो मतलब क्या हुआ 4 into 3 12 आ जाएगा। मतलब मेरे को 12 जो हमारी इनकम है वो मैंने कहा टैक्सेबल कर दी एग्रीकल्चर इनकम में। जब मैं 12 को एग्रीकल्चर इनकम में टैक्सेबल करी थी तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा मेरे को यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो क्या होगा मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होगी 5 प्लस 12 कितनी होगी मेरी 17। और बिजनेस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 माइनस 17 दैट इज 8। 8 क्या हुआ मेरा बिजनेस प्रॉफिट हो गया। एंड 5 क्या हुआ मेरा ये एग्रीकल्चर इनकम हो गई। ये एग्जम्प्ट हो जाएगी ये हमारा एज अ पीजीबीपी हमारे जो बिजनेस की इनकम होगी वहां पे जाके टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑन टोटल कंपटीशन। मतलब अगर मैंने क्या किया नॉर्मल बिजनेस से 30 लाख रुपए आए एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख रुपए है तो टोटल इनकम क्या हुई 30 लाख रुपए। क्या इस एग्रीकल्चर इनकम की वजह से क्या मेरी इस 30 लाख रुपए पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। क्या मेरी टैक्स लायबिलिटी इस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करने से कुछ चेंज होगी क्या। हमने अभी देखा कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो हमेशा एग्जम्प्ट होती है वो 100% एग्जम्प्ट होती है।
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज नहीं करती, तो क्या इसका कोई इफेक्ट होगा क्या? देखते हैं। सेक्शन 10 ऑफ 1 ऑफ एक्ट एग्जम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम, हमने देखा ना, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती है। फ्रॉम टैक्स, एज आर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड power to parliament to levy tax on agriculture income. However, since 1973, an indirect method has been found to levy tax on agriculture income. According to this method, according to this method, agriculture income is included in total income of SSC for determining slab rates. मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम टैक्स तो नहीं लगाएंगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम चाहे 1 करोड़ की हो, हम आप पे टैक्स तो नहीं लगाएंगे, बट हम क्या करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब रेट में ऐड करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी नॉर्मल इनकम क्या है? नॉर्मल इनकम है मेरी 5 लाख रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम क्या है मेरी? लेट सपोज एग्रीकल्चर इनकम है 20 लाख रुपीज। तो टोटल इनकम क्या हुई मेरी? 25 लाख रुपीज। ठीक है ना, टोटल इनकम 25 लाख हुई। अब क्या होता, मेरी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं। एंड नॉर्मल इनकम क्या है, मेरे स्लैब रेट के अंदर है, तो इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। मेरे को क्या होगा, 87A की रिबेट मिल जाएगी। मेरे को क्या होगा, 87 लाख की रिबेट यहाँ मिल जाएगी, 20 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं, तो मेरे को टैक्स पे करना नहीं है। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम क्या करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम को पहले टोटल इनकम में ऐड करेंगे। पहले ऐड करेंगे बाद में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बट अभी ऐड करो। अब हम क्या करेंगे, इस 25 लाख पे आपका टैक्स निकालेंगे। टैक्स क्या निकालेंगे, 0 to 2.5 लाख क्या होगा, 0%, 2.5 क्या होगा, 5 लाख 5%, एंड 5 लाख टू 10 लाख क्या होगा, 20%, एंड देन 10 लाख टू 25 लाख क्या होगा, 30%। तो यहाँ पे कितना का, 0, यहाँ पे क्या आएगा, 12,500, एंड देन 5 to 10 पे क्या आएगा, 1 लाख, एंड देन 15 लाख पे 30% क्या आएगा, 4,50,000। तो ये कितना आएगा, 4,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो ये कितना हुआ, 5,62,500। मैंने क्या किया अभी, 5 लाख टू 10 लाख एंड 10 लाख टू 25 लाख। यहाँ पे कितना आया था मेरा, 1 लाख, एंड देन 4,50,000। तो ये कितना आया था, 5,62,500। मतलब अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब रेट में ऐड कर लेता हूं तो मेरे को 5,62,500 का टैक्स पे करना होगा। अभी तक क्या हो रहा था, मैं टैक्स पे ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसको पहले स्लैब रेट में ऐड कर लो। ठीक है ना, अब ये आ गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आपकी 20 लाख की क्या थी, एग्रीकल्चर इनकम, प्लस 0.5 लाख का क्या था, आपको स्लैब रेट मिल रहा था, वहां पे आपका टैक्स नहीं लग रहा था। अब आप क्या करो, 22,50,000 पे दोबारा से टैक्स लिखा लो। 0 to 2.5 लाख क्या आएगा, 0.5 लाख टू 5 लाख क्या आएगा, 5%। ठीक है ना, अब क्या हुआ, 5 लाख टू 10 लाख क्या आएगा, 20%, एंड 10 लाख टू 22.5 लाख पे क्या आएगा, 30%। 0, 12,500, एंड देन 1 लाख, देन 12,50,000 पे कितना का, 3,75,000। तो टोटल टैक्स कितना हुआ, टोटल टैक्स हुआ 4,87,500। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने क्या किया, आपकी जितनी इनकम एग्जाम थी आपने उस पर टैक्स निकाल दिया, प्लस जो मैंने कहा था कि आप क्या करो, पहले टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, उस पर टैक्स निकालो। अब जो आपका डिफरेंस होगा, जो आपका डिफरेंस होगा ये 75,000 का, आप ये गवर्नमेंट को पे, देखो ये 75 कहां से आया, 5,62,000 माइनस 4,00,000, 4,87,000। जब आप इन दोनों को डिडक्ट कर रहे हो तो आप ये 75,000 का टैक्स पे करोगे। मतलब अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम को मैं डायरेक्ट एग्जाम कर देता, मैं स्लैब रेट में ऐड ही नहीं करता, तो क्या होता, मेरे को कोई टैक्स पे ही नहीं करना होता। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, पहले उसे स्लैब रेट में टैक्स ऐड करो, बाद में जाके आप क्या करना, टोटल एग्रीकल्चर इनकम
प्लस एग्जाम्प्ट इनकम, आप दोनों को टोटल करके टैक्स निकालना, और जो डिफरेंस होगा वो आप क्या करो, गवर्नमेंट को पे कर दो। मतलब गवर्नमेंट के एक डिसीजन से मेरे को क्या हुआ, मेरे को 75,000 का टैक्स पे करना हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मैं टैक्स ही ना पे करता। बट क्योंकि अब मेरे को स्लैब रेट में ऐड करना पड़ रहा है, तो मेरे को टैक्स पे करना हो रहा है। अभी तो हमने क्या देखा कि ये इनकम कितनी है, 50 लाख से अंडर है। बट अगर ये 50 लाख से अप हो जाती, अगर ये होती मेरी 55 लाख, तो क्या करता, मैं टोटल टैक्स निकाल के इस पे 10% सरचार्ज भी ऐड करता। मतलब जो वो सरचार्ज था उसकी वजह से मेरे को और टैक्स पे करना होता। तो मतलब समझ में आया कि एग्रीकल्चर इनकम का हमारी टोटल इनकम पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस फॉर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी। फर्स्ट, द एसएससी इज इंडिविजुअल, एचयूएफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी या फिर एजेपी। क्या होना चाहिए, जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा एसएससी है, वो या तो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर इनके अलावा कोई भी हुआ तो हम क्या करेंगे, तो ये इस हमारे जो प्रोविजन है इसका बेनिफिट नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है, एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम exceeding the maximum amount of exemption, that is 3 lakh. If the SSC is paying tax under the default tax regime, however, if SSC is paying tax under old, then it, in case of senior citizen, 3 lakh, super senior citizen, 5 lakh, and case of other individual, 2.5 lakh. मतलब क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ जब एग्जांपल लिया, यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा आपको जो हमारा टैक्स स्लैब है क्या होगा, 2.5 लाख तक जीरो है। बट अगर मैं क्या करता, न्यू स्कीम ले लेता, तो वहां पे क्या होता, ये 2.5 की जगह 3 लाख हो जाता, और ये जो रेट्स हैं ये सारे चेंज हो जाते। अगर मैं ओल्ड स्कीम ही चूज करता, तो वहां पे क्या होता कि अगर मेरे सीनियर सिटीजन हैं तो वहां पे 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाता। अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस होते हैं अगर वो हैं, तो वो मेरा 5 लाख हो जाता। और अगर मैं नॉर्मल हूँ, अगर कोई अदर इंडिविजुअल हूँ, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, तो मेरे को खाली 2.5 लाख का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड 5 लाख। अगर 5 लाख से 5,000 से ऊपर हुई तो ही मैं उसको ऐड करूंगा, अगर 5,000 नीचे हुई तो मैं उसको ऐड ही नहीं करूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स क्या थे, मैंने आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना बता दिया है। अब एक बार हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या होता है। फर्स्ट, कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। पहले क्या किया, मैंने टोटल एग्रीकल्चर इनकम निकाली, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बिजनेस इनकम, मैंने सारी इनकम क्या किया, टोटल कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। क्या था, मेरा एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम क्या थी, 22 लाख। एग्जम्पशन लिमिट क्या थी, सॉरी, ये क्या थी मेरी 20 लाख ऊपर एग्जाम्पल में, और ये क्या थी, 2,50,000 रुपए। तो टोटल क्या हो गया था, 22,50,000। मैंने क्या किया, इस पे टैक्स कैलकुलेट किया, पहले क्या किया, टोटल पे टैक्स कैलकुलेट किया, फिर क्या किया, मैंने एग्जम्प्ट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया। अगर ये क्या होता, सीनियर सिटीजन होते तो क्या हो जाता, 3 लाख रुपए, और अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन होते तो ये क्या हो जाता, 5 लाख रुपीज। एंड अगर मैं न्यू स्कीम करता तो ये क्या हो जाता, मेरा 3 लाख रुपीज। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस, दैट इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। जो हमने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया एंड जो हमने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया, इसका जो डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे अलॉन्ग विद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमारा 4% होता है। मतलब पहले टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट, फिर एग्रीकल्चर प्लस एग्जाम्प्ट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट, और जो डिफरेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एसएससी। एसएससी हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई और हुआ, कोई कंपनी हुई, फॉर्म हुई, तो उसको कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, उसका डायरेक्टली को पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। अगर मेरा एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी भी आया और वो अगर इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसको क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अप होनी चाहिए, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख की, 2.5 लाख की, एंड 3 लाख, 0.5 लाख एंड 5 लाख। 5 लाख क्या है, जब सुपर सीनियर सिटीजन है,
3 लाख क्या है, जब हमारे सीनियर सिटीजन है, एंड 2.5 लाख अदर इंडिविजुअल्स। एंड अगर मैं न्यू स्कीम 115 बीएसी ले रहा हूँ, कौन सी 115 बीएसी, तो उसमें क्या होता है, वहां पे हो जाता है 3 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, पार्शियली पहले इनकम ऐड करेंगे एंड देन टैक्सेबल करेंगे। बट अगर कोई अदर एसएससी हुआ, अगर वो नॉन रेजिडेंट हुआ, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्टली टैक्सेबल होगी, तो पार्शियल इंटीग्रेशन अलाउड नहीं होगा। हमने अभी ये क्वेश्चन देख लिया, और इसी के साथ आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने आज क्या देखा, आज हमने करा है अपना एग्रीकल्चर इनकम, फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड देन एग्रीकल्चर इनकम। जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स का, और जो एग्रीकल्चर इनकम होता है, उसमें से 2 to 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाता है। मतलब टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिनको आपको लगता है कि उनको भी इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट्स में कह सकते हो, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप हमारे विजय धनुष बैच के लिए भी अपीयर कर सकते हो, जहां पे खाली आपको 2 रुपीज की पेमेंट करनी है, एंड आपको हमारे सारे फैकल्टीज के नोट फ्री में एक्सेस करने को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।